14 अगस्त 1947 रात 11 बजे दिल्ली सेंट्रल असेंबली का सेंट्रल हॉल। संविधान सभा की 5वीं बैठक शुरू हुई। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू आए, अपनी कुर्सी पर बैठे। सामने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे मेंबर बैठे थे। अभी तक न तो कोई राष्ट्रपति था, न प्रधानमंत्री और न ही मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले सुचेता कृपलानी का नाम पुकारा राष्ट्रगीत के लिए और पहला स्टैंजा गाने का निर्देश दिया। सब अपनी जगह खड़े हो गए और बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। घड़ी में अब 11:10 के आसपास का वक्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तानी ज़बान में यानी हिंदी और उर्दू मिक्स और दूसरी बोलियां भी अपनी बात शुरू की। लहजा बहुत ही सज्जनता से भरपूर, ना गुलाम बनाने वालों के प्रति नफरत और ना ही देश का बंटवारा मांगने वालों के प्रति गुस्सा। पर पीड़ा ज़रूर थी कि हिंदुस्तान एक नहीं रहा। जैसे किसी बड़े परिवार का विनम्र पिता जिसके घर में झगड़ा हुआ और लकीरें खिंच गईं। हम उसे ऐसा सुंदर बनाना चाहते हैं जिसमें जनमत प्रधान रहे और सेवा और जनता की उन्नति उद्देश्य रहे और सबको इस बात का विश्वास रहे कि वो अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार सबको सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी तरक्की के रास्ते में किसी किस्म की बाधा नहीं हो सकती। इसके बनाने में विदेशों के तजुर्बा और विधान से हम लाभ उठाएंगे। अपनी संस्कृति और परिस्थिति से जो कुछ मिल सकता है उसे लेंगे और जहाँ जरूरत होगी आज की प्रचलित सीमाओं को, चाहे वो शासन पद्धति की हो अथवा सूबाओं की, लांघ कर नई सीमा बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा विधान बनाएं जिसमें जनमत की प्रधानता रहे और जिसमें व्यक्ति को केवल स्वतंत्रता ही न मिले पर वो स्वतंत्रता लोकहित के लिए साधन भी बन जाए। राजेंद्र प्रसाद करीब 13 मिनट 3 सेकंड बोले, जिसका छोटा सा सैंपल आपने अभी सुना। इस पूरे भाषण में गांधी जी के प्रति भक्ति थी, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि थी, पाकिस्तान को शुभकामनाएं थी, सेना और कर्मचारियों को ताकीद कि सेवक बनकर काम करें। भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपको जस का तस सुनाता हूं। हम जानते हैं कि देश में इस समय स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी, जो उत्साह होना चाहिए वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि विश्व के अन्य प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं कि अपने व्यवहार से, अपनी कार्यदक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। ये जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता है। वो एक चक्कर है जिसका आदि अंत कहीं नहीं है। हम वो उद्देश्य अपने सद्व्यवहार से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद भाषण के अंत में राजेंद्र बाबू ने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिस तरह से ईश्वर ने हमारे पहले के संकल्प पूरे किए उसी तरह से वो इसे भी पूरा करें। अब तक की कार्रवाई को शुरू हुए करीब 22 मिनट हो चुके थे। आज़ादी की लड़ाई में इसके बाद शहीदों के लिए 2 मिनट के मौन का ऐलान हुआ। चहु ओर चुप्पी छा गई, पर घड़ी चलती रही।
आज़ादी की तारीख अब सिर्फ 35 मिनट दूर थी। चेयर से जवाहरलाल नेहरू का नाम पुकारा गया। उन्हें संविधान सभा के सदस्यों की शपथ का मोशन प्रस्तुत करना था। नेहरू खड़े हुए और शपथ का वो प्रारूप पढ़ने लगे जो ठीक मध्यरात्रि में सामूहिक रूप से पढ़ा जाना था। ये शपथ आज की संसदीय या संवैधानिक शपथ से अलग थी। शपथ क्या थी, आपको हिंदी में अनुदित करके बताता हूं, पढ़ता हूं। इस पावन अवसर पर जब भारत के लोगों ने कष्ट सहकर और त्याग करके स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, मैं, इसके बाद संविधान सभा के सदस्य को अपना नाम बोलना था, भारत की संविधान सभा का एक सदस्य पूर्ण विनम्रता के साथ स्वयं को भारत और उसके लोगों की सेवा में समर्पित करता हूं, ताकि यह प्राचीन भूमि दुनिया में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके और विश्व शांति तथा मानव कल्याण के संवर्धन में अपना पूर्ण और सहर्ष योगदान दे सके। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भाषा बदली और अंग्रेजी में अपना मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पढ़ना शुरू किया। मतलब जो भाषण आज़ादी की रात का माना जाता है, वो 14 अगस्त को ही पढ़ा जा चुका था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसके बाद मोशन के सपोर्ट में खड़े हुए चौधरी खलीकुज्जमा मुस्लिम लीग के नेता संयुक्त प्रांत से चुने गए। उन्होंने अपने भाषण में देश को सांप्रदायिकता से दूर रहने की सलाह दी। ये बात और है कि 4 महीने बाद नवंबर 1947 में वो खुद पाकिस्तान चले गए, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने। फिर बारी आई नेहरू के शपथ वाले मोशन को सपोर्ट करने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। महान दार्शनिक और विद्वान। भाषण बड़ा था, प्रमुख बातें सुनिए। मनुस्मृति के 12वें अध्याय का एक श्लोक उन्होंने पढ़ा। सर्वभूतेषु चात्मानाम सर्वभूतानि चात्मनि समम पश्यन्य आत्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति। और इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, वह समदृष्टि यानी समान भाव रखकर केवल परमात्मा और आत्मा की आराधना करने वाला पुरुष स्वराज्य यानी कि परम स्वतंत्रता या मोक्ष या आत्मशासन को प्राप्त करता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ का प्रारूप वोटिंग के लिए सामने रखा, पर यहाँ एक ट्विस्ट था। नेहरू की शपथ का प्रारूप बदल गया था। 2 वाक्य बढ़ाए गए, नागरिकों के लिए भाग्य विधाता और देश के लिए सम्माननीय, ये शब्द जोड़े गए। बदलाव की वजह अगले सदस्य के भाषण में आपको समझ आ जाएगी। अब बारी थी खड़े होने की एचबी कामत की। सीपीएन बराड़ से चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे। 1938 में आईसीएस के लिए सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने जो कहा वो सुनिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे नाम के आगे 2 संशोधन लिखे हुए हैं, लेकिन आपने अपने भाषण में ईश्वर का नाम ले लिया और उसकी भावना के अनुरूप शपथ में बदलाव कर दिए। अब ये पहले से अलग है, 0 आवर करीब है, इसलिए मैं अपने बदलाव प्रेषित नहीं करूंगा। इसके बाद शपथ का नया प्रारूप सहमति से पास हो गया। ये सब करते कराते रात के 12 बज गए। सब खड़े हो गए, एक स्वर में शपथ ली। 2 तारीखों की संधि से निकलकर भारत 15 अगस्त में प्रवेश कर गया था। दिन था शुक्रवार का। संविधान सभा ही भारत की नई सरकार बन गई। फैसला किया गया कि माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे और ये बताने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई। ये मोशन भी सदन में अडॉप्ट कर लिया गया। याद रखिए, देश के दूसरे गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, पहले हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल, जो महात्मा गांधी के समधी भी थे और कमाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही। ये रिश्ता समझ लीजिए, राजा जी की बेटी लक्ष्मी की शादी गांधी जी के बेटे
देवदास गांधी से हुई थी। इसके बाद चेयर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हंसा मेहता का नाम लिया। भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रस्तुत करने को कहा गया। ध्वनि मत से स्वागत हुआ। मेहता राष्ट्र ध्वज समिति की अकेली महिला सदस्य थी। संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से एक। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद। उन्होंने कहा, सरोजनी नायडू के न होने की वजह से मैं ये जिम्मेदारी निभा रही हूं। मेरे पास 100 ऐसी महिलाओं के नाम हैं जो इस मौके पर रहना चाहती थी। ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं जो ये करना चाहती हैं। ये यथोचित है कि सदन के ऊपर जो तिरंगा फहराएगा वो भारत की महिलाओं की ओर से आए। तिरंगे में मौजूद केसरिया उस त्याग और शौर्य की पहचान है जो आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने दिखाया है। यदि आपको कौतुक हो कि सरोजनी नायडू क्यों नहीं थी, तो वजह यह है कि उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस का, आज का उत्तर प्रदेश, गवर्नर नियुक्त किया गया था, इसलिए वो लखनऊ चली गई थी। इस प्रसंग के बाद सदन में जो हुआ वो सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले, सदन इस बात से सहमत ही होगा ऐसा सोचकर मैंने एक कविता स्वीकार कर ली है जो भारत में चीन के राजदूत एक्सीलेंसी डॉक्टर चिया ल्यून लो ने इस मौके के लिए खास तौर पर लिखी है। कविता के बाद बारी फिर से गायन की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब हम 2 गीत गाएंगे। पहला अल्लामा इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, और दूसरा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। एक बार फिर से सुचेता कृपलानी खड़ी हुई और उनके नेतृत्व में पूरे सदन ने ये गीत गाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। इसके बाद सदन सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गया, लेकिन नेहरू और राजेंद्र प्रसाद सीधे वायसराय हाउस पहुंचे। रात के 12:20 हुए थे। माउंटबेटन अभी जाग रहे थे और थके भी थे, क्योंकि वो उसी दिन कराची से भूखे लौटे थे। पाकिस्तान की आज़ादी का उत्सव मनाने पहुंचे थे। जिन्ना को खुद गवर्नर जनरल बनना याद रहा, पर भूल गए कि रमज़ान चल रहा है, इसलिए वो माउंटबेटन को लंच सर्व नहीं कर सकते। माउंटबेटन को लौटना था, तो वो बिना भोजन के आ गए। बहरहाल भारत में देर रात ही सही, जब उन्हें ये जानकारी दी गई कि वो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, तो उन्हें ज़रूर भला लगा होगा। इसके बाद नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा सौंपा जिसमें एक कागज़ था। कहने को उसमें नई सरकार के मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नाम थे, पर असल में कागज़ कोरा था। पर यह प्रतीकात्मक था। लिफाफा सौंपना एक ऐलान था कि औपचारिकताएं भले ही जारी हैं, लेकिन अब हमें किसी से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र है। देश के आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो आज़ादी के एहसास को कैसे जाहिर करे, कैसे महसूस करे, कैसे व्यक्त करे, क्योंकि खुशी और उत्सव के पारंपरिक मौके में देश की आज़ादी शामिल नहीं थी। त्योहार थे, शादी ब्याह थे, जन्म थे, लेकिन आज़ादी के जन्म का जश्न कैसे मनाना, इसकी कोई परंपरा नहीं। पर कौतूहल था। लोग घरों से रोज की तरह काम पर निकले, जिन्हें काम नहीं था वो भी निकले। पूरी दिल्ली की सड़कों पर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जो सड़कें और इमारतें भारतीयों के लिए नो एंट्री की लिस्ट में थीं, वहां पर भारतीय अपनी पूरी दीनता और साधारणता के साथ, गौरव के साथ मौजूद थे। रायसीना हिल्स के दोनों ओर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी थे। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक की छतों और दीवारों पर भी लोग चढ़े थे। दिल्ली के बड़े मैदानों में हुजूम उमड़ रहा था इस जलसे को मनाने के लिए। भारत पाकिस्तान दो अलग पहचान बन चुके थे। इन्हें नक्शे पर बांटने वाले सर सिरिल रैडक्लिफ हिंदुस्तान छोड़कर निकल गए थे। ब्रिटेन के रास्ते थे। उन्हें खतरा था। लोग आज़ादी से खुश थे, पर बंटवारे से नाराज थे। रैडक्लिफ
पेशे से वकील थे, पहले कभी भारत नहीं आए थे। 8 जुलाई 1947 को आए और 12 अगस्त 1947 तक अपना काम पूरा कर निकल गए। 40,000 का मेहनताना तय हुआ था, पर बंटवारे की हिंसा देख घबरा गए, बिना पैसे लिए लौट गए। उधर माउंटबेटन, उन्होंने 15 अगस्त तक विभाजन का नक्शा सार्वजनिक नहीं किया था, यानी दोनों देशों के नागरिक अपनी भौगोलिक सीमाओं को जाने बिना एक ऐसे सच में जी रहे थे जिस पर यकीन करना खासा मुश्किल था। एक स्थिति और थी, अभी भी भारत के भीतर हैदराबाद, जूनागढ़ आजाद थे, इंदौर के शासक नदारद थे, भोपाल 10 दिन के रिटर्न पीरियड में चल रहा था, गोवा और पौंडीचेरी किसी और ही प्रजाति की कॉलोनी बने बैठे थे, और कश्मीर तक तो रेड क्लिफ पहुंच भी नहीं पाए थे। मतलब वो अलग ही किस्म से तब आजाद थे। पंजाब, बंगाल, सिंध सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में या तो हिंसा हो रही थी या फिर इसका खौफ था। गांधी जी इसे रोकने के लिए कोलकाता में बैठे थे, जिसका जिक्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में भी किया था। इसलिए आज जैसा आयोजन होता है वैसा माहौल तो 15 अगस्त के दिन नहीं ही था। और तब लाल किले पर कोई तिरंगा भी 15 अगस्त को नहीं फहराया गया। 15 अगस्त की शाम को इंडिया गेट के सामने प्रिंसेस पार्क में परेड की तैयारी जरूर थी। सेना की टुकड़ी परेड करेगी ये खबर थी, लेकिन भारी भीड़ के चलते ये प्रोग्राम भी बदलना पड़ा और उसके बाद केवल झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। और लाल किले की प्राचीर पर झंडा कब फहराया गया? 16 अगस्त 1947 के रोज। पर यह 15 अगस्त की कहानी है, हमारा अपना पहला 15 अगस्त। घड़ी में सुबह के 8:30 का वक्त है। आज के राष्ट्रपति भवन में बने दरबार हॉल में एक आयोजन शुरू हो चुका है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने बारी बारी से शपथ ली। कुल 13 मंत्री शामिल थे। बाबू जगजीवन राम का नाम इस लिस्ट में होना था, पर वो शपथ नहीं ले सके क्योंकि इंग्लैंड से लौटते समय उनका विमान ईरान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जगजीवन राम चोटिल हुए। ज्यादातर लोग प्लेन में बैठे गुजर गए, पर वो बच गए और बाद में शपथ ली। अब लौटते हैं पुरानी संसद, जहां संविधान सभा की बैठक इस शपथ के बाद फिर शुरू हुई और यहां पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बधाई संदेश पढ़े गए। उसके बाद मंच पर आए लॉर्ड माउंटबेटन। उनका भाषण हुआ। उन्होंने ब्रिटेन के राजा का संदेश सुनाया। इस ऐतिहासिक दिन पर जब भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक स्वतंत्र और स्वायत्त अधिराज्य यानी डोमिनियन के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भेजता हूं। दुनिया भर के स्वतंत्रता प्रेमी आपके इस उत्सव में शामिल होना चाहेंगे। आपके सामने भारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब मैं आपके द्वारा अब तक दिखाई गई कुशलता और आपके द्वारा किए गए महान त्यागों पर विचार करता हूं, तो मुझे पूरा यकीन होता है कि आप अपने भाग्य के योग्य साबित होंगे। इसके बाद दुनिया के दूसरे प्रमुखों के संदेश, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश हम आपको सुना देते हैं। हम संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्रों के विश्व समुदाय में भारत की नई और उन्नत स्थिति का स्वागत करते हैं। नए अधिराज्य यानी डोमिनियन को अपनी निरंतर मित्रता और सद्भावना का आश्वासन देते हैं और अपने इस विश्वास को दोहराते हैं कि शांति तथा सभी लोगों की प्रगति के प्रति समर्पित भारत आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित एक विश्व समाज के निर्माण में अव्वल रहेगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन और ये संदेश भारत में अमेरिका के राजदूत ने उनकी तरफ से भेजा था। विदेश की शुभकामनाएं खत्म हुई तो राजेंद्र प्रसाद ने एक बार फिर महात्मा गांधी को याद किया, कृतज्ञता ज्ञापित की। इसके बाद सदन ने गवर्नर जनरल से सेंट्रल असेंबली के ऊपर तिरंगा फहराने की इजाजत मांगी। अनुमति मिली, तोप से गोला छूटा और छत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगा। फिर सदन में मौजूद लोगों ने 2 बार महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय का नारा लगा और एक ही बार माउंटबेटन की जय का भी नारा लगाया गया। और फिर सदन 20 अगस्त सुबह 10 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। पर एक बात बताना आपको भूल गया, ये आधी रात की आज़ादी का क्या मतलब है? मतलब रात 12 बजे आज़ादी का वक्त क्यों तय किया गया? उस समय के लोगों से बात करें, किताबों में लिखे पर भरोसा करें,
तो इसके लिए ज्योतिषीय गणना जिम्मेदार बताई गई। 15 अगस्त शुभ नहीं था, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। मिडनाइट आवर में ट्विस्ट विद डेस्टिनी शुरू हुई। ये हमारी और आपकी आज़ादी के पहले दिन की कहानी है। ये आज़ादी जिसे हमें रोज़ दुरुस्त रखना है, किसी एक दिन के लिए अपनी देशभक्ति का इंतज़ार नहीं करना है। हर वो काम जो हमारे देश को मजबूत करे, जो इसकी बहुलता को समृद्ध करे, जो सबसे कमज़ोर को भी समाहित करे, ऐसे काम करने हैं। और एक ऐसा देश बनाना है हर रोज़ जो रैशनैलिटी से, तर्क से, समतावाद से, वैज्ञानिक नज़रिए से, प्रगतिशीलता से, और जो कमज़ोर हैं उनके लिए समान अवसर कैसे आएं, इसके लिए फिक्रमंद हो। एक ऐसा देश जहां पर नफरतों की गुंजाइश ना हो। एक ऐसा देश जहां हम ये पूछने से पहले कि देश ने हमारे लिए क्या किया, इस बात का जवाब देने के लिए पूरी श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रस्तुत रहें कि हमने अपने देश को शस्य श्यामला बनाने के लिए, हरा भरा, समृद्ध और न्याय से परिपूर्ण बनाने के लिए क्या किया है। और इसके लिए हम सिर्फ 15 अगस्त का इंतज़ार नहीं करेंगे, 365 दिन वो शपथ याद रखेंगे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पहले दिन ली थी। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।